चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं हमारा बी पैक 105 जो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम ब्लॉक 1 की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, जो ये 3 टॉपिक्स हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, इनको देखने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए ये पहली यूनिट है, इसलिए मैं आपको बता दूंगी सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले कि आप यूनिट को जाने, पूरे यूनिट्स को देखिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पे मैंने 12 पॉइंट्स बताए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने वहां पे बता रखे हैं कि इन्हीं से आते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं आता। और साथ ही साथ मैंने दिसंबर का और जून के 2 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी आपको फर्स्टली इस चैनल पे कोर्स मिलेगा वो ऐसा होगा जो यूट्यूब में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो बीपैक 105 अवेलेबल है, परंतु वो एक पेड कोर्स के रूप में अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं ये फ्री आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, तीसरी बात हमारी ये है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में और इस चैनल में, दैट इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम द बुक। इग्नो की किताब में अगर ए लिखा है तो ए ही लिखा जाएगा, वही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बाहर से मैं कुछ ऐड करके नहीं पढ़ाऊंगी। और अगर आपके पास अभी समय है तो आप नोट्स बना सकते हो। अगर कोई टॉपिक है, अगर स्कोप है, ठीक है, स्कोप एक टॉपिक है, या फंक्शन कोई टॉपिक है, फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उसके अंदर कुछ 10-15 पॉइंट होंगे, तो वो 10-15 पॉइंट को आप की हेड्स बना के एक पेज में एक नोट बना लीजिए। वो एक पेज की नोट आपने एग्जाम के पहले देखनी है और आपको खुद ब खुद अपने ब्रेन में ब्रेनस्टॉर्म करना है, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा इस पॉइंट में ये टॉपिक था, इस पॉइंट में ये टॉपिक था, ताकि आप एग्जाम में जाके एज अ गुड इन अ गुड वे यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर। साथ ही साथ यदि आपको कोई कमेंट में डाउट है, आपको डाउट आता है, तो आप डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई और कोर्स है जो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, वो भी आप बता सकते हो। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, तो उसका भी फॉलो अप चल रहा है। तो साथ ही साथ हम ये भी कोर्स अभी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो बुक का ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, दैट इज द थिंग। अब हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको इसीलिए बार बार हर चैप्टर में दिखाती हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर से स्पेसिफिकली किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम ऑब्जेक्टिव से हम डिराइव करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से स्पेसिफिकली एग्जाम में आ सकते हैं। फिर मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ। इंट्रोडक्शन इस सेंस में, क्योंकि देखो चैप्टर हमारे कितने हैं, 14 से 15 चैप्टर है, देखो कितने सारे चैप्टर है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको कोई भी एक चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो किस प्रकार आएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कोप, सिर्फ स्कोप पूछ लेते हैं, ठीक है, एक स्कोप का क्वेश्चन आया, जो पिछली वीडियो देख के आया उसको पता है। कहीं पे मीनिंग और नेचर पूछ लिया जाएगा, या फिर इवोल्यूशन पूछ लिया जाएगा। देखो ये जितने भी क्वेश्चन अगर एक एक करके 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं, या फिर नीड पूछ ली जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है। एक फर्स्ट पैराग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका जो आपका आंसर शीट चेक करता हुआ व्यक्ति है, उसे ये चीज का यकीन दिला दे कि हाँ भाई बंदे ने या बंदी ने पढ़ाई करके रखी हुई है, नॉलेज इनके पास है। तो इंट्रोडक्शन को एज अ नोट मेकिंग या एज अ रट्टाफाई करने वाला सिस्टम हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों है, वो हम बेसिक बेसिक से समझ लेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम कंक्लूजन में आएंगे, कंक्लूजन हमारी स्पेसिफिकली मैंने इग्नो की किताब में ये देखा है कि कहीं ना कहीं कंक्लूजन में ना छुपे छुपे रुस्तम की तरह हमारी किताब हमें बताती है कुछ सजेशंस कि अच्छा ऐसे ऐसे है, परंतु इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक वो सजेशन दे देती है। दूसरी चीज ये होती है कि देखो यूनिट 1 में हमने कुछ पढ़ लिया तो एक मूवी की तरह चलता है, और यूनिट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या दिक्कत है जो यूनिट 2 में सॉल्व होगी, वो भी एक ट्रेलर सा दे देती है, पोस्ट क्रेडिट्स जो होते हैं मूवी में वैसे। तो बेसिक सा कंक्लूजन भी हम देख लेंगे। इन दोनों में ज्यादा आपने जोर नहीं डालना है। इंट्रोडक्शन को समझो एक कहानी जो आपके दिमाग के स्टोरी के मेमोरी वाले एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये कि आपका कोर्स स्मूथली कवर हो जाए। ठीक,
ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का क्या कॉनोटेशन होने वाला है, इंट्रोडक्शन का क्या कॉनोटेशन होने वाला है और कंक्लूजन का क्या कॉनोटेशन होने वाला है हमारे वीडियो में। अब हम देख लेते हैं यूनिट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, क्या क्या हमने जानना है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजें, मीनिंग और नेचर। तो अगर सीधा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो आपको इस चीज का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि आपने मीनिंग और नेचर को डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हुई पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट की, ठीक है। फिर इसका हम स्कोप देखेंगे, क्या उसका जुरिस्डिक्शन है, अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू हुआ तो वो कितनी दूर दूर तक उसके पैर फैले हुए हैं इस हिसाब से, ठीक है। उसका जुरिस्डिक्शन कितना है, कितने स्पेस, कितने स्कोप, कितने स्केल को वो कवर करता है। फिर हम देखेंगे नीड फॉर रिफॉर्म्स इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आवश्यकता है रिफॉर्म्स की, रीस्ट्रक्चरिंग की, एक ह्यूज चेंज या एक होल स्ट्रक्चरल चेंज लाने की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब इन ऑब्जेक्टिव्स से देखो, आपको ये 4 पॉइंट जो बताए हैं, हर चैप्टर में ऐसे ही होगा, कुछ पॉइंट 4 से 5 6 पॉइंट आपको बताए जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर नहीं आ रहा है। कभी आ गया तो फिर आप आके मुझे मेरे चैनल को रिपोर्ट कर देना और कमेंट लिख देना, वेरी बैड टीचर। ओके, तो सबसे पहला हमारा यूनिट का प्राइमरी गोल क्या है कि हमको कॉम्प्रिहेंसिव फुल टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की। कंप्लीशन के बाद, चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपने खुद देखना है कि क्या ये 4 टॉपिक्स को आप आंसर कर पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो देखिए, वीडियो के साथ बुक भी रीड कीजिए अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर और मीनिंग। नेचर मीनिंग अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मीनिंग के साथ साथ नेचर भी आपने लिखना है, ठीक है। ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हम लिखेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ द फील्ड हैज इवॉल्व्ड, हम लोग वी वुड बी एबल टू डिस्क्राइब दैट किस प्रकार से हमारा जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है, किस प्रकार से ये इवॉल्व हुआ है और किस प्रकार से ये समय के साथ डेवलप होता जा रहा है। फिर हम लोग ब्रॉड स्कोप जो है, मतलब ब्रॉड स्कोप अर्थात बहुत ही बड़ा एरिया है जो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता है, मल्टीपल एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व होती है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो एसेंशियल मेजर्स है, कौन कौन से वो मेजर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द डिस्कोर्स ऑफ रिफॉर्मिंग, क्यों जरूरत है और किस प्रकार से रिफॉर्म किया जा सकता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। ये हमने, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और साथ ही साथ इसको हम अभी पढ़ लेंगे आगे आप बढ़ते हुए। अब हमारा आ जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल, सबसे मौलिक, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, एक ह्यूमन है, पीपल है, लोग है, पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि वो दो चीजें करते हैं, पहला जनरेशन और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेस। अर्थात एक बेसिक एग्जांपल, ये सोच लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए हम मान लेते हैं फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में क्या क्या है, एक ह्यूमन लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। इस फैक्ट्री में मशीनें होंगी, इस फैक्ट्री में पैसे होंगे जिससे वो मशीनें ला रहे हैं और मशीनें लानी है। इस फैक्ट्री में सोचो, यहाँ पे सोचो कुछ चीज बन रही है, हम स्टील के ना स्टील के बर्तन बन रहे हैं यहाँ पे, तो स्टील पड़ा होगा। अब स्टील भी एक तरह का पदार्थ है जो कई और एलिमेंट से मिलके बनता है, वो एलिमेंट्स पड़े होंगे, आयरन है, जिंक है, कॉपर, जो भी मिक्स होता है उसमें, उन सब चीजों से वो बनता है, ठीक है। साथ ही साथ वहां पे और कुछ चीजें होंगी, जैसे कि मशीनें होंगी, जो मशीनें स्पेसिफिकली स्टील बना रही हैं, जो मशीनें स्पेसिफिकली जो स्टील के बर्तन का जो मोल्ड है वो बना रही है कि बर्तन कैसे मुड़ के बन रहे हैं। फिर वो फाइनली उसकी पैकेजिंग होगी, उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, कितना कुछ है देखो। और वो अलग अलग टास्क को करने के लिए अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस इस फैक्ट्री में अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें फाइनेंशियल आ जाता है, फिजिकल आ जाता है और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस आ जाती हैं। तो इन रिसोर्सेस को एज ए ह्यूमन क्या किया जा रहा है, ह्यूमन ही उसको मैनेज कर रहा है और ह्यूमन ही उसको जनरेट कर रहा है। मैनेज इन द सेंस, अब देखो मशीन पड़ी हुई है, वो फैक्ट्री में कुछ होना है नहीं होना, जब तक ह्यूमन जाके उसको ऑपरेट नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो ह्यूमन क्या कर रहा है कि सारा जो सिस्टम है फैक्ट्री का उसको फर्स्टली मैनेज कर रहा है और साथ ही साथ जनरेशन भी कर रहा है। कैसे? अब देखो स्टील पहले बनाना अपने आप में टास्क है, तो वो किसने किया, जनरेट ह्यूमन ने किया। फिर उस स्टील को फाइनली बर्तन में मोल्ड करना या बर्तन उसका बनाना स्टील से, वो भी किसने किया, ह्यूमन ने किया। तो यहाँ पे ऑल्दो देयर आर रिसोर्सेस, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसीलिए ह्यूमन है क्योंकि सारे जो एक्शंस है वो कौन कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहा है।
ठीक है, इसी के इंक्लूसिव में 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन जो पीपल है उनको वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्यों है ह्यूमन कैपिटल, क्या है, अभी हम आगे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये शब्द बहुत आएगा। तो इसका मतलब है सम टोटल, पूरा एक इकाई है ह्यूमन का नॉलेज का, ह्यूमन का स्किल का, ह्यूमन का एप्टीट्यूड, ह्यूमन का जो पोटेंशियल है, उसका जो नेचुरल एबिलिटी है कि वो मेंटल और फिजिकल टास्क को कर सके और सर्टेन स्किल्स सीख सके विद इन टाइम। सोसाइटी के अंदर ह्यूमन का जो होल पॉपुलेशन है उनका सम टोटल ऑफ नॉलेज है, स्किल है और एप्टीट्यूड है, ठीक है। फिर हमारे आ जाती है दूसरी पॉइंट, वो है मैन पावर प्लानिंग। सो दिस इज वेरी क्रूशियल। ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, पहले रीड कर लेते हैं। दिस इज अ क्रूशियल टूल फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। Investments in this area do not depreciate but actually increase in value over time. इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ये है कि सोचो हमारे पास एक बच्चा है और उसका नाम है चुन्नू, ठीक है। तो ये बच्चा है, थोड़ा लंबा बच्चा है। तो इसके माता पिता ने क्या किया, इसको एक अच्छे स्कूल में डाला, ठीक है। वहां से चुन्नू ने अच्छी पढ़ाई की, उसने बहुत कुछ सीखा। फिर उसको डाल दिया, उसको हम बनाते हैं एक एथिकल हैकर, ठीक है। उसके लिए उसको एक कॉलेज में डाला। अब फिर चुन्नू ने वहां से भी सर्टिफिकेशन अपना ले लिया एंड फाइनली वो एथिकल हैकर बन गया। अब हमारी गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया, ताकि एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जब 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो बाहर देश के हैं, ठीक है, ब्लैक हैकर्स या ग्रे हैकर्स, वो इंडियन सिक्योरिटी को हैक करने का प्रयास करते हैं। तो चुन्नू ने क्या किया, वो हैकर्स का जो भी सारा उनका एक नेगेटिव उनका इंटेंशन था उसको ब्लॉक कर दिया, उनको हैकिंग करने नहीं दी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा थ्रेट जो देश के, ये बहुत ज्यादा बड़ा कहानी है लेकिन ये है, ठीक है। तो देश के लोगों को बचा रहा है, एट द सेम टाइम देश की सिक्योरिटी, देश की इकोनॉमी, देश के रिसोर्सेस को बचा रहा है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि चुन्नू के पेरेंट्स ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था। और चुन्नू क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, एक मैन पावर है फॉर द नेशन। सो दैट इज ओवर टाइम, देखो कहाँ स्कूल से कॉलेज से एथिकल हैकर बनते बनते उसने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया। सिमिलरली ये तो एथिकल हैकर का मैंने एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर कोई टीचर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इवन कोई साइंटिस्ट बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एनआरआईज भी आउट जाते हैं, व्हेन दे कम बैक दे गिव मनी टू द कंट्री इटसेल्फ, ओके, सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए मैन पावर प्लानिंग अति आवश्यक है, ठीक है, क्रूशियल टूल है, जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल और ज्यादा क्षमता उसकी बढ़ेगी। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज इम्पॉसिबल विदाउट इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ऑफ मैन पावर। अब ये बोला जाता है कि चलो हमने मेन पावर बना लिया, हमारा ह्यूमन कैपिटल है, परंतु एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना बहुत आवश्यक है, वो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो इफेक्टिव हो, ताकि ये जो पूरा जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है इसको हम लोग ब्यूटिफुली एक्सप्लॉइट करके, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर, जैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है वैसे ही ह्यूमन कैपिटल का यूज करके अल्टीमेट जो वेलफेयर है, अल्टीमेट जो गोल है, उसको हम लोग अटेन कर सके। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट हैज एक्सपैंडेड अलोंग साइड द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट टास्क। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब गवर्नमेंट वेलफेयर और डेवलपमेंट टास्क, ये जो गवर्नमेंट का तरक्की जब हो रहा था, साथ ही साथ किस प्रकार से तरक्की विकास लाना है, ये सारे टास्क, ये सारे मेथड्स, अप्रोचेस जब एक्सपैंड हो रहे थे, साथ ही साथ पैरेलली हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट भी ग्रो हुआ। As organizational responsibilities multiply, there is an increasing demand for personnel who can efficiently meet the needs of customers, clients, and society. तो ये देखा गया कि देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, अब ये गवर्नमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट का मोटो क्या है, गवर्नमेंट वेलफेयर है, सिटीजन वेलफेयर है, कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर है, और उसको वो लोग अचीव कैसे कर रहे हैं, डेवलपमेंटल टास्क के थ्रू। सो जैसे जैसे इस जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो वैसे वैसे ऐसे लोगों की आवश्यकता आई जो लोग क्या कर सके, कस्टमर्स के नीड्स को, क्लाइंट्स के नीड्स को, जो भी टास्क है, एक्टिविटीज है, कम्युनिटी ड्रिवन जो भी सिचुएशन है, जो सोसाइटी की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति एफिशिएंटली कर सके। और ऐसे ही लोग
मतलब पर्सनल कहा जाता है इनको, दोज हु आर ट्रेन्ड। सो ऐसे ही हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस प्रकार ये लोग प्रशासन करेंगे ऑफ दिस स्पेसिफिक टास्क विच दे हैव टू परफॉर्म, एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो अब हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग से पहले दो चीजें मैं आपको पूछना चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी। तो एक होता है हमारा M फॉर मीनिंग और एक होता है D फॉर डेफिनेशन। अक्सर कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा जो मीनिंग है उसका मतलब होता है मतलब, बस। मतलब कि आपको पूछा जाए कुर्सी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ, जिसमें चार पैर होते हैं और उसमें बैठ के आपको आराम मिलता है। ये आपने बताया, आपके हिसाब से इसका मतलब ये है। अब डेफिनेशन वो है कि कोई सोचो, कोई हमारा फेमस स्कॉलर है, कोई एकदम बहुत एकदम फेमस रिसर्चर है, फिलोसोफर है, या स्पेसिफिक सोशियोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है, ठीक है, या फेमस पॉलिटिकल स्कॉलर है। तो उस बंदे ने बोला कि कुर्सी एक ऐसी चीज है जो लकड़ी से बनी होती है, उसके चार टांगे होती हैं और वो बैठ के आरामदायक सामने वाले को महसूस करवाती है। जो उसने कह दिया है, तो दैट इज द थिंग। ये तो कुर्सी मैंने आपने सेम आपको लगेगा। सिमिलरली आप सोचो, फोटोसिंथेसिस एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा। तो उससे पेड़ क्या करता है? खाना बना लेता है, ये हम लोगों को पता है। अब सोचो कोई फेमस साइंटिस्ट है, उसने पूरा एकदम एक्सप्लेन करके एक सेंटेंस अपना बोला, जिसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, वो डेफिनेशन है। किसी ने क्या कहा, किसी ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया, वो डेफिनेशन है। उस चीज का मतलब आप क्या समझते हो, वो उसकी मीनिंग है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये राम कहानी आपको इसलिए बताई है क्योंकि देखो, डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हो, तो अगर आप कोट कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, पंचुएशन में, इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसको आपको एकदम एग्जैक्ट लिखना होता है। मीनिंग ऑल्दो मीनिंग मतलब तो सेम होना चाहिए, परंतु अपने भाव में, अपने सेंटेंसेस के हिसाब में आप उसको लिख सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अभी हम डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो किताब में हमें दी गई है, ठीक है। कई लोगों ने कुछ कुछ एक्सपर्ट डेफिनेशंस है, वो हम देखने वाले हैं। परंतु उसके साथ आपको ये चीज भी समझनी है कि रट्टाफिकेशन हमने नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक पूरी लाइन में ना आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ने हैं और आप बोलोगे कि मैक्स वेबर ने कहा। देखो, ये कहा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मैक्स वेबर जो श्यामलाल ने कहा है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिविजुअल एक्सट्रीम ट्रेनिंग, जबकि ये है नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, वापस बोल रही हूँ, हाइपोथेटिकल है। तो वो एक्सट्रीम इंडिविजुअल ट्रेनिंग आप एग्जाम में लिख के आओगे, बोलोगे श्यामलाल सर ने ये एक्सट्रीम इंडिविजुअल ट्रेनिंग कोट किया है। अब ये दो शब्द तो याद करने आसान हो जाएंगे ना इन कंपैरिजन ऑफ डेफिनेशन। अक्सर डेफिनेशन हार्ड ही होती है, कुछ इजी है तो चलो याद हो गया, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला है मैन इज अ सोशल एनिमल, ये तो बेसिक सी होगी। लेकिन वही जगह अगर आप निकालो किसी, मतलब मैक्स वेबर का कोई ब्यूरोक्रेसी का उसने डिफाइन कैसे किया, वो आप पूरा रट्टा मार के वहां जाके लिखेंगे, तो मेरे जैसा व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये टेक्निक निकाली है। तो मीनिंग तो हम ब्यूटीफुली लिखते ही हैं, पर तुम जिस निकाल लेते हैं कि सोचो अगर केडन भाई साहब हैं अगर स्कॉलर, उन्होंने इस चीज को डिफाइन कैसे किया, उसका जिस्ट निकाल लो, और वो कुछ पॉइंट्स आप वहां पे पॉइंट वाइज 3 से 4 पॉइंट लिखो कि उनके हिसाब से ये है, और उसके आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, rather देन गलत डेफिनेशन लिख के आने के लिए। तो अब हम मीनिंग पे आ जाते हैं। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन is concerned with people at work and their internal and external organizational relationship. So पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? सबसे पहले वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी और साथ ही साथ बाहरी रिलेशनशिप उन लोगों का कैसा है। ये किस रिगार्ड में है? देखो, पीपल में एक ही बंदा तो नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन कैसा है, ठीक है, उस पर्सन का तीसरे पर्सन से कैसा रिलेशन है, तो होल एक सिनेरियो में क्या रिलेशन है। अब इस पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या आप किस प्रकार का काम हो रहा है, इस पर्सन का क्या रिलेशन है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट अलग से है, वर्किंग टास्क अलग से है, मार्केटिंग अलग से है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो वो रिलेशंस देखे जाएंगे। और साथ ही साथ इस पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई थर्ड पार्टी है आउटसाइड, उनसे क्या रिलेशन है। तो ये पूरा एक ना, पूरा का पूरा ये एक सोच लो आप, एक सीरियल ड्रामा है, इंडियन सीरियल ड्रामा, जिसमें बहुत कुछ चल रहा है, हजारों रिलेशनशिप्स हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की। तो वो ही हमने देखना है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव, ठीक है। नाउ
स्कोप ऑफ इंटरेक्शन, ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन से, पर्सन से, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के खातिर तीसरे पर्सन से, दैट इज अ पर्सन हु इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्कोप क्या है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिविजुअल्स जर्नी को कवर करता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। अब स्कोप कैसा है, जैसे ये इंडिविजुअल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके इंटरैक्शनल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। अब स्कोप में हम एज अ इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या देखने वाले, सोचो हम एक इंडिविजुअल लेंगे जिसको हम ले लेते हैं, इसका नाम है सोचो माधव। अभी जो माधव है, इसकी रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे इसकी भर्ती हुई, और तब जब ये काम कर रहा है, सोचो बहुत इसने काम किया और ये रिटायरमेंट के अपने एज में आके इसकी रिटायरमेंट कैसे हो गई। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है इंडिविजुअल का। देखो ये तो मैंने पूरा आपको कोई क्योंकि सास भी कहू थी कभी बहू थी कहानी बता दी। अब इसमें एक जो गंगा का कैरेक्टर है, आई होप वो कैरेक्टर है क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है, तो उस गंगा के कैरेक्टर की पूरी लाइफ हम देख रहे हैं अलग से, जिसमें माधव जो है हमारा, उसका भर्ती हुआ ऑर्गेनाइजेशन में एंड नाउ फाइनली वो रिटायरमेंट तक पहुंच गया। अब इसके बीच में उसकी ट्रेनिंग हुई, उसका प्रमोशन हुआ, बहुत कुछ हुआ भाई, वो सब हम इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम में देखेंगे। तो ये एक स्कोप जो है हमारा हमने देख लिया, ठीक है। फिर की फंक्शंस क्या क्या है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, इसमें देखो प्लानिंग आती है, फोरकास्टिंग आती है, परफॉर्मेंस आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, देन देखो प्लानिंग फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस ये, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, स्टाफिंग आती है, ट्रेनिंग आती है, और मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग किस प्रकार से कार्य करना है, फोरकास्टिंग कैसे करना है, और जब हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अब हो गया तो कैसे हुआ। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है तो उसको हम लोग कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, अगर हुआ है बढ़िया तो व्यक्ति का अप्रेजल उसको मिलेगा, ठीक है। देन स्टाफिंग, इफ देयर आर मल्टीपल पीपल, परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे एनहांस हो रही है, ठीक है। और स्टाफिंग, मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन, उनको किस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर सर्टेन टास्क। अब उनको टास्क के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब जब ये काम चलते जा रहा है तो रिजिडनेस नहीं बना सकते कि जैसे थे वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है कि प्रोडक्टिविटी आए और साथ में ऊपर भी जाए। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब आप इससे डर मत जाइएगा, ये मोटा मोटा सार है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कुछ सर्टेन एक्सपर्ट डेफिनेशन देखने की ओर। तो इसका जो मैंने आपको सिस्टम बताया किस प्रकार से मैं करती हूँ, उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई बिलीव दैट यू शुड अंडरस्टैंड अ डेफिनेशन। इफ समवन इज अ स्कॉलर, इफ समवन इज सेइंग समथिंग, then we should understand it in that way that we are understanding a concept rather than reading and ratifying and going and writing. So let's see the first definition, which has been by Edwin B. Flippo. What he says, he defines personal administration as planning, organizing, controlling. ठीक है, तीन चीजें हो रही है, बोल रहा है प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है और कंट्रोलिंग हो रही है। किस चीज की, ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल, ठीक है। देखो तीन, ये पूरे सेंटेंस के अंदर तीन मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली क्या चीज की जा रही है, मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है इनके हिसाब से, पहली चीज, ठीक है, इसको हम लोग ए कर लेंगे। दूसरी चीज ये, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग हो रही है, किसकी हो रही है, पर्सनल की हो रही है, ठीक है, ये दूसरी चीज है। क्यों हो रही है, टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तीसरी चीज है बी, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग हो रही है पर्सनल की, पर्सनल की किस कॉनोटेशन में, कि प्रोक्योरमेंट कैसे हो रही है विथ रिगार्ड टू द फैक्ट हाउ द पर्सनल्स आर रिक्रूटेड, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उनका, स्किल ट्रेनिंग कैसे हो रहा है, स्किल एनहांसमेंट कैसे हो रहा है, और स्टेबिलिटी मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा रहा है, कॉम्पनसेशन कैसे हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम मेंटेन कैसे किया जा रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी जो है वो सर्टेन ऑप्टिमम लेवल तक अचीव हुई है, तब उसका मेंटेनेंस, उसका एक इक्विवेलेंस कैसे अचीव किया जा रहा है विथ रिगार्ड टू द होल फंक्शनरी, द होल study of the personals, the individuals working in the organization to meet the organizational goal. So that is how we need to understand what he wants to say.
Now when we move further, we have the another definition which is by Dale Yoder. ये एक मुख्य definition है जिसमें ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो inverted comma किया है ये आप अपने आंसर पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी beautifully I have explained, I believe that you would be able to write it though, but rest is your choice. Okay, now we will see Dale Yoder. इन्होंने he uses the term man power management. वो कहते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोट करते हैं मैन पावर मैनेजमेंट, जिसमें क्या है बोथ लेबर भी है, लेबर रिलेशंस भी है और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अर्थात आपने ये देखना है, देखो कि यहाँ पे जो हमारे डेल यूडर सब कह रहे हैं कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, मैन पावर है, साथ में इंक्लूसिव उसकी दो चीजें हैं, लेबर रिलेशंस, यहाँ पे ईएल आएगा, और साथ ही साथ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट मैन पावर मैनेजमेंट, दैट इज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको मैन पावर कह रहे हैं, जो हमारे पर्सनल है। फिर उनकी मैनेजमेंट, उनका पूरा डिस्कोर्स जो वो काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है, प्रशासन किस प्रकार से उनका ऊपर किया जा रहा है, दैट इज मैन पावर मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या है उनके हिसाब से, पहला है लेबर रिलेशंस, और दूसरा है कि मतलब लेबर रिलेशंस विद रिगार्ड कि लेबर एक इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल से क्या रिलेशन है, और साथ में एक इंडिविजुअल का उसके लेबर से, अर्थात एक इंडिविजुअल का जो वो काम कर रहा है उससे क्या रिलेशन है, एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है, और अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अलग अलग मल्टीपल टाइप ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से उसका क्या रिलेशन है वो आता है। ये एक हम मैक्रो लेवल में देख रहे हैं। अब हम माइक्रो लेवल में देखें एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, जो मैंने कहानी बताई कि हमारा एक चुन्नू बच्चा था, फिर उसको उसके माँ बाप ने पैसे दिए, ठीक है, सोचो अब वो सोचो उसने पढ़ाई कर ली, कोई उसने कुछ और कोर्स कर लिया, ठीक है, उसने जेई क्रैक कर ली, अब उसको एक जॉब मिल गई एक अच्छे एमएनसी में, उसको पहले प्लेसमेंट हुई, उसकी रिक्रूटमेंट हुई, उसने जो अपना बिगनिंग का या फिर उसने इंटर्नशिप की थी, उसके बाद उसको फुल टाइम जॉब मिल गई, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, ठीक है, फिर उसको पेमेंट की जा रही है, वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है और उसकी स्किल एनहांसमेंट की जा रही है, उसको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वाया द मैनेजमेंट, वाया द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो फिर वो 60 साल का हो गया और उसने फाइनली रिटायरमेंट अपनी ले ली। तो इस हिसाब से एक इंडिविजुअल का भी एक एरेना होता है जो भी देखा जाता है। हमारा फिर दूसरा जो आ जाता है वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इनके हिसाब से मैन पावर मैनेजमेंट के अंदर ये दोनों आते हैं। अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट हाउ दैट चुन्नू इज बिन गवर्न्ड एज एन इंडिविजुअल inside an organization. Also, second part is there are many chunnus in one organization. There are n number of chunnus in one organization. So इन सब का इंक्लूसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो किस प्रकार हो रहा है। Now we move towards the another definition which is Thomas G. Spades के द्वारा दिया गया। He says that on treating individuals so they achieve the greatest realization of their intrinsic abilities. What he says is that पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिसिप्लिन है जो फोकस करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स इस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाए कि वो क्या अचीव करें, ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन ऑफ देयर इंट्रिंसिक एबिलिटीज, the abilities which they don't know but they learn, which is somewhere there and somewhere not, they adapt
they learn, they grasp, and if it is there in them, they sharpen it, they enhance it more. तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन ऑफ देयर इंट्रिंसिक एबिलिटीज, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो कोट करके। मल्टीपल नहीं लिखना, एक लिख दी बहुत होती है, दो लिख दी वो भी बहुत होती है, ठीक है, बहुत होती है। देन हमारा आ जाता है माइकल जे जूसियस और जसियस एज यू मे प्रोनाउंस। yesterday I was going through someone's interview, he stated very nice thing that if someone pronounces wrong ना, एक हमारा शब्द होता है often, तो वो जो often शब्द है उसको people are pronouncing it like often. So, you know, there are multiple people who will say, oh, why are you stopping them? You know, why are you saying it wrong way? I should stop them and say, no, this is not often, this is often. But we need to understand, no, that is the way हम किसी को, देखो आप किस connotation में उसके भलाई के लिए सिखा रहे हो, एज अ टीचर आप बता रहे हो, मतलब आप टीचर हो तो आप बताओगे बच्चे ठीक करना है, या फिर आप फ्रेंड हो जिसको लैंग्वेज में हेल्प करो तो आप बताओगे वो ठीक करना है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। परंतु मतलब लोग ये करते हैं ना कि मतलब अपना दिखा दिया कि आई नो द लैंग्वेज, यू डोंट नो इट, बट द फैक्ट इज दैट यू नीड टू रियलाइज उस व्यक्ति ने जिसने वो ऑफन शब्द को ऑफ्टन अगर प्रोनाउंस मिस प्रोनाउंस किया है, तो द थिंग इज दैट दैट इंडिविजुअल हैज रेड इट, द इंडिविजुअल उसने रीड किया है, देन दैट इंडिविजुअल हैज you know used it. So you need to understand, he has read it, you had heard it, आपने उसको सुना है, उसने उसको पढ़ा है, उसने सिर्फ पढ़ के सीखा है। दैट इज द थिंग। एज ये थोड़ा एथिक्स की नॉलेज हमारी हो गई, ठीक है, मॉरल एथिक्स। ओके, सो माइकल जे जूसियस ही सेज, तो इस ये चीज मैंने इसलिए बोली भी, जूसियस जसियस, देखो स्पेट्स को स्पैट्स कोई रीड करता होगा, ये जो डेल यॉर्डर है, हम इसे डेल यॉर्डर पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं डैल यॉर्डर बोलते होंगे, डैल यॉर्डर बोलते होंगे, फिलिपो का भी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो दैट इज द थिंग, ओके, because these names are not from our culture. So that is a difference. That's why I just gave this whole beautiful thought which I went through. Now, Michael J. Jusius says, he says that personal administration emphasizes attaining company objectives effectively while serving the interest of personals at all level. सो ही सेज टू थिंग्स, या इसको भी आप देखो, ये मैंने इसे बताया है ना ऊपर, ये वाला मैंने कर दिया, फॉर्मूला सा बना दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ही सेज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट या अटेनिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स प्लस serving interest of personals at all level. All level is with regard to उनका skill enhancement हो, with regard to उनको जो payment की जा रही है, with regard to how they are going to retire and what safety security net they are having, with regard to the discourse of their work, how they have been secured, with regard to the environment where they are working, with regard to the equipments using what they are working. So there are multiple different scenarios, there are multiple levels he recognizes. Okay, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टर्मिनोलॉजी। अब देखो, एक हमने अभी आपको बताया कि मीनिंग और डेफिनेशन को ना अक्सर सेम मान लिया जाता है, परंतु डिफरेंट होता है। लेकिन बोल देते हैं, आपको पूछते हैं डेफिनेशन बताओ, मीनिंग बताओ, एग्जाम में अलग कॉन्टेक्स्ट है, परंतु नॉर्मल भाषा में, बोलचाल में हम सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में यही है, हमारी किताब कहती है अक्सर पर्सनल जो हमारा डेवलपमेंट है, पर्सनल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है, कहीं उसको मैन पावर मैनेजमेंट कहा जाता है, और कहीं उसको लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हाउएवर, परंतु हमारी बुक कहती है जबकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में ही एक ब्रॉडर, एक और ज्यादा वाइड एक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट ही नहीं होती, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी देखे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार से, कि सबसे पहला उनका प्रशासन किया जा रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द सेंस इंडिविजुअल रिलेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। फिर हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है वो नेचर कैसा होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। सो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज रिटन इन द बुक, लेट्स सी। द बुक स्टेट्स दैट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज a foundational responsibility for management in any organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेसिक सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है उन लोगों का जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। क्यों? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस,
क्योंकि किस प्रकार का प्रशासन है विथ रिगार्ड टू द पर्सनल्स, वो हेवीली इफेक्ट करता है आउटकम्स को हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इट इज डीपली अफेक्टेड बाय चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स such as increasing the number of women, technically skilled worker and individuals from backward classes in the workforce. अब environmental influence in the sense, जो पहले मैंने आपको बताया वो तो एडिशनल है, बट ऑल्सो एडिंग द फैक्ट दैट एट टाइम्स यू नो दिस प्रशासन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the sense that this personal administration is there, it's itself in within itself it is evolving and changing, but at the same time the environment also influences it. In what sense? that जो जिस environment में ये organization है, जिस jurisdictional एरिया में आ रहा है, उस एनवायरनमेंट में किस किस प्रकार की चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस के हिसाब से भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को कोप करते हुए चेंज होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल आ गया कि विमेन का इतना फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए आपके एम्प्लॉय एनरोलमेंट में, तो वो होना है। अब वो ऑर्गेनाइज जो प्रशासन है उस हिसाब से चेंज लाएगा। सिमिलरली अनदर पार्ट, अगर देखो स्किल्ड वर्कर्स होने की आवश्यकता है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा रेगुलेटेड वर्क कर रहा है, कोई ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है जो रेगुलेशन में आती है स्ट्रिक्टली, तो जिस प्रकार के टेक्निकल टूल्स गवर्नमेंट या फिर जो लेजिस्लेशन है, जो भी एनैक्टमेंट स्टैट्यूट है, वो बोलेगा कि प्रयोग करना है, अगर सोचो सडनली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गाड़ियों में कोई स्पेसिफिक पार्ट यूज किया जा रहा था, परंतु भी सडनली गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं ये आप नहीं यूज करोगे, इसको चेंज करना है, देन एवरी कंपनी हैज टू फॉलो दैट। तो वो अगर कुछ ऑर्गन बेस्ड इन द सेंस द टेक्निकल और टेक्निकल दिस थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ऑल्सो अगर कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस स्पेसिफिक इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको उसको चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी बेसिक से एग्जांपल ये है कि पहले राशन की ना रिकॉर्ड्स होते थे कि मतलब वो क्या रजिस्टर्स में लिखा जाता था, परंतु अभी उसको डिजिटलाइज कर दिया गया कि कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर उसमें आपने फुल शीट्स में आपने उसको लिखना होगा, आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो दोज आर द चेंजेस व्हिच हैज बीन ब्रॉट इनटू। ऑल्सो रिजर्वेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए रखा है, तो अगर वो भी मतलब देखो बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं, उनका अगर रिजर्वेशन किसी वर्कफोर्स में बढ़ाया जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन देके बोलती है कि करना है, तो फिर वो इफेक्ट करता है, इफेक्ट इन द सेंस वो करना पड़ता है प्रशासन को। ठीक है, बिकॉज इट इज mandated. That is how the environmental influence occurs. 2 points I said, one point which I did not wrote, and another point is this, okay, with certain 3 examples. नाउ फंक्शनल टाइप्स किस प्रकार के होते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का? एक होता है लाइन फंक्शन और एक होता है स्टाफ फंक्शन। अब लाइन फंक्शन इज द एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एक्टिविटीज जो एकदम एग्जैक्टली मतलब जो ऐसे काम हम कर रहे हैं जो हमारा गोल हम लोग अचीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। स्टाफ फंक्शंस क्या है? इनको सेकेंडरी एक्टिविटीज माना जाता है। पहली बात, जो फैसिलिटेट करते हैं और असिस्ट करते हैं लाइन वर्क, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए सेकेंडरली हमारी सहायता प्रदान करे। जैसा कि ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग किसी अगर हमें चुन्नू की ट्रेनिंग करा दी तो आगे जाकर और अच्छा काम करेगा। प्रोसेसिंग द पर्सनल, इनको मतलब वी हैव टू ट्रेन देम, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ दे हैव टू डू एंड मोर एफिशिएंटली दे हैव टू डू। सो दीज आर staff functions, but ultimately these things are implementing benefit, or they are providing benefit for the performance of line functions that are major functions. Okay, then comes the organizational structures. It operates both within the formal as well as the informal structures. Formal authority based जो है और informal जो social cultural structures है, ठीक है। Then comes the complexity. So जैसे जैसे देखो दिस इज वेरी बेसिक, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है तो फंक्शंस मतलब इस प्रकार के काम जिस विच इज इंक्लूसिव ऑफ एम्प्लॉय का मोरल मेंटेन करना है या फिर मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, ये बहुत इंटीग्रेट मतलब दीज बिकम वेरी vitally important to be done. So that is being believed.
अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और किस प्रकार से डेवलप हुआ। ठीक है, तो हमारी किताब हमें दो सिनेरियोज दिखाती है। पहली, किस प्रकार से जो वेस्टर्न नेशंस है वहां पे तरक्की हुई, और दूसरी इंडिया में किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो पहले हम वेस्ट का देखेंगे, यूके यूएसए के। ठीक है, तो इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉलेंटरी वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऐसा विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय एनलाइटेंड एंटरप्रेन्योर्स। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको खुद लगा कि नहीं भाई, हम लोग को वेलफेयर करना है उन लोगों का जो हमारे बिजनेस डिस्कोर्स में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये खुद मतलब ओरिजिनेट किया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का concept. Then comes the scientific management. Two important things. Scientific management. तो इसमें हमारे जो FW टेलर सर हैं, इन्होंने क्या किया? He led the foundation through scientific selection and training. He introduced the discourse of scientific selection as well as training under the होल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखो इजाद हो गया, इवोल्यूशन। फिर इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वेस्ट में, वो हम देख रहे हैं। दूसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण आता है एल्टन मेयो एंड हिज फेमस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स या स्टडीज जिसे कहा जाता है, विच इज विथ रिगार्ड टू ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। So his experiment shifted focus towards motivational approaches and understanding organizational behavior. So Hawthorne का जो ये Hawthorne studies है, this is very nice. So इसमें क्या हुआ था कि जो एल्टन मेयो है, इन्होंने ना पूरा का पूरा मतलब ये जो कॉनोटेशन था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले क्या था, एक मैकेनिकल था, ठीक है, मैकेनिकल व्यू था, एक एफिशिएंसी ड्रिवन फंक्शन मतलब का आवश्यकता थी। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी ड्रिवन फंक्शन है उसको टोटली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया गया। सो व्हाट ही हाइलाइटेड सर्टेन थिंग्स व्हिच इंक्लूड्स दैट एम्प्लॉइज जो है ना वो मियरली पैसे से, मनी से मोटिवेट नहीं होते, जिसको ना उन्होंने एक टर्म भी दिया था द इकोनॉमिक मैन करके। ठीक है, तो ह्यूमंस आर नॉट इकोनॉमिक मैन ओनली, लेकिन साथ ही साथ दे आर ऑल्सो, ही सेज दैट साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ड्रिवन बाय सोशल नीड्स है उनकी, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, उनको एक ग्रुप बिलोंगिंग चाहिए। तो दैट इज हाउ ह्यूमन रिलेशन, यू नो, मोटिवेशनल अप्रोचेस और अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उन्होंने मुद्दा पलट दिया। ठीक है, सो एक शिफ्ट, दो चीजें, एक कुछ कुछ चीजें हैं देखो, एक तो थी शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू सोशल व्यू ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरा अपना था, उन्होंने फिर हॉथॉर्न इफेक्ट भी लाया था। द हॉथॉर्न इफेक्ट इज वेरी फेमस एज वेल एज द मैनेजरियल अटेंशन। तो ही सेज दैट प्रोडक्टिविटी ना अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो एम्प्लॉयज है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको सुना जाएगा, उनसे बातें की जाएगी और उनको ऐसा फील महसूस करवाया जाए कि वो वैल्यूड है। ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। Now we come towards Indian connotation. हिंदुस्तान में किस प्रकार से हुआ है सिस्टम। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना देखो, you need to know that multiple development even if occurred in India is with regard to the fact that we also have to see the British era, that how certain things has been done, although that has been done to, you know, facilitate their discourse of action, either they were trading or looting, both, सो लूटिंग मोर। सो वो जो है उस कॉनोटेशन में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पास्ट हमारा ऑलमोस्ट ब्रिटिश एरा से कनेक्ट होके जाता है विद रिगार्ड टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। सो ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय सिस्टमैटिक गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एड्रेस अनसिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट एंड लेबर अनरेस्ट। तो एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए गए थे, इस प्रकार से ग्रोथ हुई पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि यह महसूस किया गवर्नमेंट में कि जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के, वो क्या है, अनसिस्टमैटिक है, और जो लेबर अनरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं ना, समवेयर दे आर पुटिंग फायर, ना लेबर अनरेस्ट हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब वहां पे लोगों ने, इंडिया के लोगों ने जब अनरेस्ट किया, तब जाके महसूस हुआ कि रिक्रूटमेंट में अनसिस्टमैटिक चल रहा है फॉलोएंस, तो हम इसको सिस्टमैटिक एफर्ट ला रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। ओके, अब हम देखते हैं तो 1931 में पहली बार जो रॉयल कमीशन है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, दिस हैज बीन अ कमीशन व्हिच हैज बीन मेड, रॉयल कमीशन है। तो इंडियन ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे क्या ही हुआ अब जाने, बट एनी हाउ रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने रेकमेंड किया कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए लेबर ऑफिसर्स का
जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देख सके। 1941 में ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस थी and it was being initiated to promote uniform labor legislation, a conference which has been made for with regard कि एक यूनिफॉर्म लेबर लेजिस्लेशन आना चाहिए। देन कम्स 1948 द फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट, अब देखो ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गया, जब हिंदुस्तान को, भारत मुल्क को आजादी प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो फैक्ट्रीज एक्ट आया, फैक्ट्रीज एक्ट का ईयर क्या है, 1948, ठीक है। तो इट मैंडेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स इन इंडस्ट्रीज, वेलफेयर ऑफिसर का होना अनिवार्य कर दिया गया। अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। किताब में आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एक और आधा पन्ना फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, आप रीड करो, आपको अच्छा लगेगा और 4 चीजें आप ज्यादा समझोगे। परंतु एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू दैट I have divided this topic specifically into 5 points, and we are going to see, like in examination itself you can write this 5 points and explain them. Don't you write just this single sentence, but you explain, provide certain examples and all. So scope क्या है, वाइड है, वेरिड है, डिफरेंट है और कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग है। मतलब इट्स लाइक अ ब्लैक होल, मतलब आई जा रही है चीजें, आई जा रही है, तो इन अ गुड वे, ठीक है। सो सबसे पहला है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू जॉब डिवीजन एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी स्कोप है हमारे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। किस प्रकार, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स को इस प्रकार से अलाइन किया जाता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको मीट करें। अब ये अलाइनमेंट किस प्रकार से हो रही है, दो चीजों में। पहला, जॉब डिवीजन ऐसा किया जाता है और अथॉरिटी डिफाइन ऐसे की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो मीट हो सके, मतलब हम प्राप्त कर सके। फिर आता है कोर मैनेजमेंट। कोर मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, ये इंश्योर करना कि डिजायरेबल प्रॉपर पॉजिटिव वर्किंग कंडीशंस हैं। फिर आता है कॉम्पनसेशन एंड डिसिप्लिन, सैलरी की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, framing the conduct rule, what kind of conduct, what kind of rules, what kind of regulations would be followed internally in the whole organization and externally out, मतलब outside third party से conduct करने के time, and also enforcing disciplinary procedures, like how a discipline would be maintained if in a certain way when everything is going fine, and when something is wrong then how it would be brought into correct path. Employee relations, मैनेजिंग ट्रेड यूनियनिज्म, वेलफेयर मेजर्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय रिलेशन में यही आ जाता है, ट्रेड यूनियन की जो डिमांड्स हैं और उनके साथ, उनके डिमांड्स के साथ किस प्रकार से चलना है प्रशासन ने, और साथ ही साथ वेलफेयर किस प्रकार से लेके आने हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनके, और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उनको कैसे प्रोवाइड करने हैं। अब वेलफेयर में उनका हॉलीडे हो गया, उनका हेल्थ हो गया, ठीक है, वो सब आता है इंक्लूसिव। Then comes organizational links, developing connections between internal and external environment to ensure efficiency. अब इंटरनल एनवायरनमेंट देखो, एक तो अंदर अंदर जो प्रशासन चल रहा है लोगों के बीच, मतलब अर्थात यहाँ में ए और बी जो हैं उनके बीच का किस प्रकार का रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रशासन में, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रही है उनके साथ किस प्रकार का लिंक, कैसे कनेक्शन बनाना है वो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्कोप। These are the 5 major points. You should read, go and read just 1.5 page, then you will understand the whole thing. This is, I believe this is more than enough. 5 points you have to write and you have to explain each. अब आ जाती है नीड फॉर रिफॉर्म इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बस ये होता है कि देखो, एक मान्यता है ना कि अगर गवर्नमेंट है, उस एक ये बहुत बेसिक मान्यता है स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी, कि गवर्नमेंट अगर है और वो ऐसे ही है ना, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो सिमिलर ही रहती है। अगर कोई लॉ है तो फिर मतलब एक ऐसा कॉनोटेशन बन जाता है कि जैसे थे वैसे थी, ऐसे ही चलेगा। एक सोसाइटी, एक फेमस हमारे आशीष चंचलानी का है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो वो जैसे चला आ रहा है वैसे चला आ रहा है, तो एक रिजिडनेस आ जाती है। तो देखो,
भले ही एक चीज में सिमिलैरिटी है, परंतु वक्त के साथ सिनेरियो में, एनवायरनमेंट में तो डिफरेंस आता है। तो उसके साथ साथ वो सर्टेन जो प्रोसीजर है या एक्टिविटी है या कॉनोटेशन है, मेथड है, अप्रोच है, उसको चेंज करना आवश्यक बन जाता है। तो इसीलिए इसी कारणवश जो हमारा रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्कोर्स में, ये हम देखने वाले हैं विद सर्टेन रिकमेंडेशंस। ओके, सो पर्सनल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनपुट। जैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उस प्रकार का वहां का आउटपुट होगा। इवन पुअर मशीनरी कैन वर्क विद इमेजिनेटिव स्टाफ while a perfect plan will fail with mediocre staff. Well, very nice, this thing you should write in your exam. Your that person who will check will be very happy. तो कहा जा रहा है कि अगर पुअर मशीनरी भी है लेकिन अगर स्टाफ है काम करने वाला तो आपका मुद्दा सही जाएगा। परंतु अगर पूरा प्लान वैन कर लो, सब मशीनरी दे दो, लेकिन अगर आपका वर्किंग फोर्स ही मीडियोकर है या लेस देन एवरेज है, देन कुछ भी कर लो भाई, आपका बेड़ा गर्क ही है। तो दैट इज अ फैक्ट। नाउ वी सी द रिकमेंडेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी। तो पहला जो 1966 में हुआ था, फोकस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्लानिंग किस प्रकार से होनी है पीएसयूज में। और सेकंड जो था 2005 का, शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, आरटीआई, ई गवर्नेंस एंड सोशल कैपिटल। सो दीज आर द टू रिकमेंडेशन। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, फ्यूचर में किस प्रकार का नीड हमारी किताब कहती है देखना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण नीड है, इनोवेटिव रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, सुपीरियर रीट्रेनिंग मेथड्स होनी चाहिए। एक बार ट्रेन हो गया फिर भी वो मतलब वापस रीट्रेनिंग होने की आवश्यकता है, और इफेक्टिव लीडर स्टाइल्स की आवश्यकता है, जो जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो है उसमें कदम से कदम बढ़ाए जा वाला सिचुएशन लाकर दे हमें। देन आती है अकाउंटेबिलिटी। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज एंड अंडरटेकिंग पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च इन द सेंस कि ऐसे एक्शन फिर लिए जाए जो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़े, और जो पॉलिसीज लाई जा रही है, जो एक्शन लिए जा रही है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, प्रशासन कर सके, प्रशासन की क्षमता हो। अब फाइनली हमारा कंक्लूजन का पार्ट आ जाता है। जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इनडिस्पेंसिबल, हटाया ही नहीं जा सकता हिस्सा ऐसा जो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट का है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू डिसरिगार्ड द नीड्स ऑफ इट्स पर्सन। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने वहां के कर्मचारियों की जो नीड्स है उसको डिसरिगार्ड कर दे, क्योंकि जो पर्सनल ही है वो मुख्य, दे आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ही ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करता है। और सक्सेस डिपेंड्स ऑन कीपिंग पर्सनल सेटिस्फाइड थ्रू सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, बेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल की आवश्यकता है, और करियर एडवांसमेंट की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम ये चीजों की आवश्यकता है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे होगा वो हम अगले यूनिट में धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो, और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, किसी को सहायता प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप प्लेलिस्ट चैनल पे देख लीजिए, मिल जाएगा। साथ ही साथ और कुछ आपको पढ़ाना है कब बता दीजिए, वक्त मिला तो देखेंगे। चलिए, राम राम।